हेलो बच्चों, कैसे हो सब? क्या रेडी हो यूनान की स्वतंत्रता संघर्ष पार्ट 2 देखने के लिए? इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा है यूनान के इतिहास को, साथ ही हमने यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के कारण क्या रहे हैं उसके बारे में हमने अच्छे से समझा है। अगर आपने अभी तक कुछ सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ देखो, फिर आज की वीडियो तुम्हें समझ में आएगी। और यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो चलो आज फिर हम देखेंगे प्रक्रिया को, समझेंगे कि यूनान स्वतंत्रता संघर्ष की प्रक्रिया क्या रही है, आखिरकार कैसे संघर्ष शुरू हुआ, ठीक है, कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, कैसे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद अपनी यूनान को स्वतंत्र कराया। तो प्रक्रिया देखते हैं अब ज़रा। सबसे पहले एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है रिगास। आप याद रखना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रिगास, ठीक है। रिगास नाम का यह जो व्यक्ति है यह एक नेता आप कह सकते हो, यह एक नेता है। रिगास महोदय नेता है। इन्होंने एक गुप्त समाचार पत्र चलाया था, ठीक है। गुप्त समाचार पत्र मतलब समझते हो आप, ठीक है, गुप्त रूप से एक समाचार पत्र। इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने यूनान के लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाने की कोशिश की। इन्होंने लोगों तक यह बात पहुंचाया कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हमें नहीं रहना चाहिए, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की के अधीन हमें ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, हमें अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहिए, है ना। तो रिगास नाम का यह जो नेता है, इन्होंने गुप्त समाचार पत्र द्वारा यूनान के लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई, राष्ट्रवाद की भावना जगाई, और यह काफ़ी सफल भी रहे, है ना, और यह काफ़ी सफल भी रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक इसी क्रम में, इस प्रक्रिया में, स्वतंत्रता में एक संस्था की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। आपने देखा गुप्त समाचार पत्र के द्वारा यूनान के लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई, वहीं दूसरी तरफ एक संस्था की स्थापना किया गया वहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के द्वारा। उस संस्था का नाम है हितेरिया फिलाइक, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि हितेरिया फिलाइक संस्था कहाँ की है, तो यूनान की है। इसके स्थापना की जो उद्देश्य है वह यह है कि तुर्की जो शासन है जो यूनान में है उसे जल्दी से जल्दी यूनान से बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है। यानी हितेरिया फिलाइक जो संस्था है इसका मूलभूत उद्देश्य है कि यूनान से किसी तरीके से तुर्की को बाहर कर दिया जाए। तो ये दूसरी बात भी आपकी क्लियर है। पहला आपका क्लियर हो गया, रिगास नाम के व्यक्ति द्वारा गुप्त समाचार पत्र के माध्यम से यूनान के लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई गई। दूसरा भी आपका क्लियर हुआ कि हितेरिया फिलाइक के माध्यम से, के संस्था के माध्यम से इन्होंने अपना एक उद्देश्य तय किया, जगह जगह इन्होंने आंदोलन किया, लोगों को एकजुट किया, है ना, और इनका उद्देश्य ही था कि यूनान से तुर्की शासन को जल्दी से बाहर करके हम स्वतंत्र बने, अपने देश को बनाए। तीसरा हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया तेज कब हुई। स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया से पहले हमने देखा कि समाचार पत्र के माध्यम से लोगों में भावना जगाई जा रही है, संस्था के माध्यम से। और यह प्रक्रिया यानी कि इन्होंने अपने संघर्ष को तेज तब किया जब तुर्की शासक द्वारा लगातार इनके विद्रोह को, इनके आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया गया, यानी दबाने का कार्य शुरू कर दिया गया तब, है ना। देखा गया है कि तुर्की शासक के द्वारा, किसके द्वारा, तुर्की शासक के द्वारा यूनान के लोगों द्वारा जो भी विद्रोह किया जा रहा था उन सारे विद्रोहों को कुचलने का काम तुर्की शासक द्वारा किया जाने लगा। इसलिए 1821 में, कब, 1821 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चिप्सिलांटी, यूनान के हैं, इनके द्वारा विद्रोह को शुरू कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई है, तो 1821 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आप कहना चिप्सिलांटी के द्वारा।
यह विरोध शुरू होता है, ठीक है। यह विरोध लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पहले देखा है कि यूनान एक ऐसा देश है जिस देश को जो यूरोप के जितने भी बड़े बड़े देश हैं उसको उसका सपोर्ट इसे मिला है, पता है इसे, ठीक है। तो उनके सपोर्ट से ये विरोध को तेज करते हैं। यह विरोध चलते जाता है, बहुत दिनों तक विरोध हो रहा है अभी, ठीक है। कोई साक्षात सीधे सीधे बाहर नहीं आ रहा है, कोई ऑस्ट्रिया के मेटरनिक से डर रहा है, तो कोई तुर्की से डर रहा है, कोई झगड़ा ज़्यादा मोल नहीं ले रहा है। अंदर अंदर सपोर्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन खुल करके ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खुल करके इन्होंने जो विद्रोह किया, इन्होंने जो सपोर्ट किया वो 1827 में किया है। कब किया है? 1827 में। होता यह है 1827 में रूस एक देश है, मजबूत भी है उस टाइम, ठीक है। तो रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सारे देश ने, आप देखोगे 1827 में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने मिल करके यूनान के पक्ष में तुर्की के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक है। किसके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा है? तुर्की के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा है। एक साइड में कौन है? इंग्लैंड है। दूसरी साइड में कौन है? फ्रांस है। दूसरी नहीं, एक ही साइड में इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया है। आपको तीन देश है, ठीक है। दूसरे साइड में कौन है भाई साहब? तो दूसरे साइड में तुर्की है। कौन है? तुर्की है। और तुर्की के हेल्प कर रहा है मिस्र। कौन है? मिस्र है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपकी? ठीक है। इनके बीच एक युद्ध होता है, उस युद्ध को हम कहते हैं नवारीनो का युद्ध। क्या कहते हैं इसे? नवारीनो का युद्ध। नवारीनो एक खाड़ी है, एक उसी के बगल में एक जगह नवारीनो है, ठीक है। तो उस खाड़ी के पास में ही ये युद्ध होता है, इसलिए इस युद्ध का नाम है नवारीनो युद्ध। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नवारीनो युद्ध किसके स्वतंत्रता संघर्ष से, किस देश के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित है? तो आप कहना यूनान के। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के बीच हुआ है। तो एक साइड में आप देखोगे इंग्लैंड है, फ्रांस है, रशिया है। दूसरी साइड में वहीं तुर्की है और मिस्र है। तुर्की है और कौन है? मिस्र है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपकी? इनके बीच में नवारीनो का युद्ध होता है। बड़ी बात तो यहाँ ये होती है कि एक साइड में जहाँ यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जो मिल करके युद्ध कर रहे हैं, बस जीत जाते हैं। किससे? तुर्की और मिस्र से। यानी तुर्की और मिस्र क्या हो जाता है? इस युद्ध में पराजित हो जाता है। और यहीं पर आगे जा कर के अब कहा जाएगा भाई 1829 तक में, युद्ध के बाद 1829 में रसिया के देख रेख में रूस और तुर्की के बीच में, रसिया और तुर्की के बीच में एक संधि होती है। किसके किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। इस संधि को हम कहते हैं एड्रियानोपोल की संधि। क्या कहते हैं इसे? एड्रियानोपोल की संधि। एड्रियानोपोल या पल की संधि। यह संधि आपसे पूछी जाएगी कब हुई है? तो 1829 में। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच हुई है? तो आप कहना रूस और तुर्की के बीच में। इस संधि की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस संधि के बाद रूस ने कहा, और बाकी सब देश भी, कि देख भाई तुर्की, तुम तो पराजित हो गए हो, ठीक है, इतना दिन से तुमने शासन किया है, तुम्हारे पास सबसे बड़ा साम्राज्य ओटोमन साम्राज्य है, तो तुम एक काम करो, तुम यूनान को स्वतंत्र कर दो। वहाँ के हेड, कहने के लिए जो हेड होता है, नामात्र का हेड, वह तुम रहोगे, लेकिन यूनान क्या होगा? स्वतंत्र होगा, वह खुद अपना डिसीजन लेगा, लेकिन कहने के लिए हेड कौन रहेगा? तुम रहोगे, तुर्की रहोगे, ठीक है। अब आगे लेकिन यूनान को ये बातें पसंद आएगी क्या? यूनान पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहता है, फिर भी ये अपनी संघर्ष को रोकते नहीं हैं और खुल करके भी नहीं करते हैं, विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये अपने इस संधि को मानते नहीं हैं, एड्रियानोपोल की संधि को। इसके बाद इन्होंने फिर से अपना शुरू रखा क्रांति, जिनकी जो स्वतंत्रता संग्राम है लगभग 1832 में पूर्ण होती है, ठीक है। तो 1832 में जाकर के इनका स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट हो जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपकी? 1 मिनट और देंगे हम आपको, और आप जरा गहराई से समझिएगा। सब ऊपर से हम लोग देखते हैं यूनान की स्वतंत्रता संघर्ष को एक बार फिर। इतिहास इनका काफ़ी गौरवपूर्ण है, क्योंकि इनकी संस्कृति, साहित्य, कला, विज्ञान उस समय से काफ़ी आगे है। पुनर्जागरण में इसने यूरोप को बहुत आगे ले गया है, इसलिए कहीं ना कहीं ये इसे अपनी सभ्यता की पालना भी कहते हैं, ये है ना।
लेकिन होता ये है कि 15वीं शताब्दी में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हो जाता है यूनान, है ना। तो इस वजह से अब ये स्वतंत्रता चाहेगा, किससे? तो तुर्की ऑटोमन साम्राज्य से। कारण क्या रहता है भाई स्वतंत्रता संग्राम का? अभी तक हमने पृष्ठभूमि देखी। कारण हम जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्द आते हैं, राष्ट्रवाद की भावना आती है। दूसरा, ये अपने आप को तुर्की साम्राज्य से बिल्कुल ऊपर समझते हैं, अलग समझते हैं। तीसरा, तुर्की की शक्ति भी 18वीं शताब्दी तक आते आते कमजोर हो चुकी है, यानी ये यूरोप का मरीज बन चुका है। चौथा, यूरोप के जो लोग हैं, वहाँ के अन्य जो देश है, वह यूनान को काफ़ी प्रेरणा स्रोत मानता है, तो अभी चाहता है कि कहीं ना कहीं यूनान स्वतंत्र हो जाए। हमने प्रक्रिया में देखा कि कैसे यूनान स्वतंत्र होता है। उसके लिए रिगास नाम का एक व्यक्ति है, जिन्होंने गुप्त समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। हितेरिया फिलाइक संस्था की स्थापना की जाती है, जिसके माध्यम से तुर्की शासन को जल्दी से जल्दी वहाँ भगाना और यूनान को स्वतंत्र करना, ऐसा उद्देश्य बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। तीसरा, हमने देखा कि यह तुर्की की स्वतंत्रता संग्राम धीरे धीरे चल ही रही थी और यह तेज हो जाती है 1821 के अराउंड में, जब तुर्की शासक द्वारा आंदोलन को, विद्रोह को कुचलना जाना शुरू कर दिया जाता है। तब चिपसिलांटी नाम की एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस विरोध फिर से शुरू कर दिया। 1827 तक ये विरोध शुरू रहा। फिर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के हेल्प से यूनान के साथ में मिल करके इन्होंने तुर्की के खिलाफ एक युद्ध किया। इस युद्ध को हम कहते हैं नावारिनो युद्ध। इस युद्ध में तुर्की और मिस्र जो एक साथ में थे, पराजित हो गए। इसके बाद इन दोनों के बीच में, यानी रूस और तुर्की के बीच में, रूस उस टाइम ये हेड था, है ना, इस युद्ध का। तो रूस और तुर्की के बीच में 1829 में एक संधि होती है, जिसे हम कहते हैं एड्रियानोपल की संधि। और इस संधि से होता यह है कि रूस की मध्यस्थता में तुर्की और यूनान चाहता है, तुर्की चाहता है कि नाम मात्र की प्रभुता के साथ यूनान को स्वतंत्र हो। ठीक है, रूस चाहता है तो तुर्की मान लेता है, यूनान लेकिन इस बात को मानेगा नहीं। ये अपनी आंदोलन को शुरू रखेगा अंदर ही अंदर, और यह आंदोलन इनकी पूर्ण हो जाएगी, यानी स्वतंत्र इन्हें तब स्वतंत्रता मिलेगी 1832 में। यूनान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएगा। और ये रहा आपका पूरा यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। आई होप आपने समझा है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे हमने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला वीडियो से लेके सेकंड वाले तक में, आप वीडियो पॉज करो, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे ही बिल्कुल बनाना, ताकि रिवीजन करने में आपके लिए आसानी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप, यूनान की स्वतंत्रता संघर्ष पे एक टिप्पणी करें, है ना। आपको ओवरऑल करके लिखना है, दीर्घोत्तरीय है। क्वेश्चन क्या है आपका? यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष पर एक टिप्पणी करें। आप लिखना, आप रखना, उसे पढ़ना, देखना कहाँ तक वह सार्थक है, सही है। जब हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, तुम सबको उसमें जोड़ दिया जाएगा, आप खुद पे खुद जा करके जुड़ जाओगे, तब आप डेली बेस पे आंसर राइटिंग कर सकते हो, वहाँ मुझे दिखा भी सकते हो। फिर हम तुम्हारे सारे के साथ सबके क्वेश्चन आंसर को हम ला कर डिस्कस भी करेंगे, किसका सबसे बेस्ट है, कैसे हमें लिखना है, लिखना हमें प्रॉपर ढंग से सीखना है, ताकि हमारे एक भी मार्क्स कहीं से कटे नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।